Hey everyone, this is Chandni Dinani welcoming you to Magnet Brains. And as we were discussing our chapter Packing, in that chapter you have been given a poem that is titled as The Duck and the Kangaroo, which is written by Edward Lear. Now this particular poem is a kind of conversation, communication going on between a duck and a kangaroo. अब ये क्या होते हैं भाई, दोनों के बारे में आप जानते होंगे, डक भी आपने देखी होगी, आप कैंगरू को भी देख चुके होंगे कि कैंगरू इज एन एनिमल जो हॉप करता है, जंप करके चलता है, और डक क्या है भाई, डक जो है वो हमेशा आपको पानी में मिलेगी। तो यहाँ पर जो डक है वो जैसे ही कैंगरू को देखती है हॉपिंग, शी इज काइंड ऑफ अमेज्ड, she feels that wow what a life kangaroo has, it's an interesting life, but उनको खुद की लाइफ जो है डक को बहुत बोरिंग लगती है because she kind of cannot move out of the water, वो हॉप नहीं कर सकती। तो वो कैंगरू से कॉन्वर्जेशन करती है कि वाओ यू हैव एन अमेजिंग एबिलिटी टू हॉप, टू जंप, और क्या तुम मुझे भी बाहर ऐसे राइड के लिए लेके जा सकते हो, घुमाने ले जा सकते हो। तो इस बात पे कैंगरू जो है वो ये बताते हैं बिकॉज योर फीट आर वेरी कोल्ड, तो इस वजह से क्या हो सकता है, अगर मैं तुम्हें अपने ऊपर बिठा के ले जाऊं राइड के लिए तो आई माइट गेट बॉडी पेन, मुझे र्यूमेटाइटिस हो सकता है, सो आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। But duck is like she is already prepared. She very politely gives her, examples, gives her suggestions and advices, जो कि kangaroo को ultimately बहुत अच्छे लगते हैं। And kangaroo का जो main, sort of बोल सकते हैं, जो convince हो जाते हैं वो, and he decides कि yes, he would take the duck for a ride. और इस तरीके से at the end you can see the same scenario, a duck goes on a ride with this kangaroo. So what exactly happens, क्या वो advices होती हैं, what is the exact conversation between the two, that is something that we'll see in this poem. Now this is simply a conversation but also हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो इफ़ वी थिंक कि इस पूरी पोम की क्या थीम हो सकती है, भाई डक और कैंगरू में बस एक कॉन्वर्जेशन चल रहा है, बट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ आपको ये एक चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिलती है कि आपको अगर किसी भी बड़े से बड़े इंसान से कुछ हेल्प चाहिए हो, कुछ काम कराना हो, दैट यू कैन डेफिनेटली डू, अगर आप पोलाइटली बड़े प्यार से उनसे बात करें, बहुत पोलाइटली अपने सजेशंस दें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू प्लेस करें। सो दिस कैन डेफिनेटली हेल्प यू सो दैट दैट पर्सन कैन हेल्प यू विद वट एवर यू वॉन्टेड। सिमिलर वे में डक और कैंगरू को कंपेयर करें तो कैंगरू इज अ बिग एनिमल, बस डक इज वेरी स्मॉल, राइट, बट देन टू शी विल बी एबल टू कन्विंस कैंगरू टू जस्ट take her on his back for a ride. So this is something we'll get to understand from this poem. Now let's read the introduction of the poet, that is Edward Lear. See in 2 to 3 lines what exactly we are going to read, and then we'll begin with the very first stanza of this poem. So the poet, that is Edward Lear, he was born on May 12 and died on 29 January 1888. Was an English artist, illustrator, musician, author and poet. It means he was a multitasker, he had a lot of skills. तो वो जो है बहुत ही अच्छे poet, author, English artist, illustrator and a musician भी रह चुके हैं। In the poem, that is Duck and Kangaroo, a duck wants to be able to jump around and see the world like a kangaroo. So he asked a kangaroo to take him on its back. तो वो जो है डक जो है वो पूछती है कंगारू से कि क्या तुम मुझे अपनी राइड, अपने बैक पे बिठा के राइड पे ले जाओगे। एट द एंड बहुत ज़्यादा डिस्कशन होते हैं इनके, बट फाइनली जो कंगारू है वो कन्विंस हो जाते हैं। ऐसा क्या होता है वो सब हम देखने वाले हैं इन दिस पोएम। सो नाउ लेट्स रीड द वेरी फर्स्ट स्टैंजा व्हिच सेज, said the duck to the kangaroo, good gracious how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. तो यहाँ पर हर जगह आपको ये लाइन दिख जाएगी, that is said the duck to kangaroo. यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हर वक्त जो डक है वो किससे बात कर रही है, कैंगारू से। तो ये जो कॉन्वर्जेशन है वो आपको पता चल रहा है कि डायलॉग्स हो रहे हैं। तो डक क्या कहती हैं कैंगारू से, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। अब गुड ग्रेशियस क्या है, ये एक एक्सक्लेमेशन है जो क्या बताता है, सॉर्ट ऑफ एस्टोनिशमेंट बताता है। इसे आप कंपेयर कर सकते हो विथ ओ माय गॉड। जब आप कुछ भी ऐसा देखते हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो या बहुत सरप्राइजिंग हो आपके लिए, आप एस्टोनिश्ड हो जाओ उसको देखकर,
तो आप ऐसे बोलते हो ना ओ माय गॉड। तो सिमिलरली यहाँ डक जो है वो क्योंकि ये देखती है कि कैसे कंगारू जो है वो क्या कर रहा है, हॉप कर रहा है, कह सकते हो जंप कर रहा है, इसे देखकर डक फील्स यू नो शी इज सरप्राइज्ड, शी इज लाइक ओ माय गॉड गुड ग्रेशियस, हाउ यू हॉप, द वे यू जंप, कैसे तुम कर लेते हो, over the fields and the water too, you hop not only over the fields but also on the water, यानी कि तुम जो हो fields, garden इन सब पे, land पे hop कर लेते हो, jump कर लेते हो, और तुम पानी पे भी jump कर लेते हो, as if you never would stop. And duck says that it looks like that kangaroo will never stop. The way kangaroo keeps on jumping, keeps on hopping, it looks like he would never stop doing it. तो यहाँ पे बोल रहे हैं as if you would never stop, यानी duck बोलती हैं कंगारू से कि she is surprised, she is like good gracious, oh my god, how you hop not only over the fields but also over the water, and it looks like you would never stop, you will continuously hop. My life is a bore in this nasty pond. फिर डक जो है वो अपनी लाइफ के बारे में कंगारू से बात करती हैं कि my life is a bore. तो my कौन है यहाँ पर, वो है डक। तो डक जो है कंगारू से ये कहती है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत बोरिंग है, because she stays in this nasty pond. Nasty means unpleasant, bad, something you dislike. तो यहाँ डक का ये कहना है बिकॉज शी इज यू नो स्टैंडिंग ऑन, शी इज ऑलवेज लिविंग इन दिस वाटर, दैट इज इन दिस पॉन्ड, तो शी इज लाइक ये बहुत ही बेकार है, वो उसको पसंद नहीं करती, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इन दिस पॉन्ड, तो नेस्टी पॉन्ड इसीलिए बोला गया। And I long to go out in the world beyond. Now duck का जो world है वो limited हो गया इस pond में, ठीक है, तो she is always living in this pond, but when she observes kangaroo that he can hop, he can jump, he can go anywhere in this world, similarly duck also has the ambition to move around the world, to just go you know somewhere beyond this pond, यानी सिर्फ यहीं पे नहीं रहना है उसको, उसको यहाँ से आगे कहीं और जाना है in the complete world, तो she is of the view that I would like to go somewhere else beyond in the world, and that is something she cannot do because वो तो पानी में ही रह सकती है पूरा टाइम, वो हॉप नहीं कर सकती। I wish I could hop like you, and because she has this ambition, she also wants to hop like a kangaroo. जिस तरीके से कंगारू जो है वो हर जगह जंप करके हॉप करके जा सकता है, but duck can't do that. So duck is of the view that she also wishes, she also thinks that काश वो भी हॉप कर पाती किसकी तरह, एक कंगारू की तरह। Said the duck to the kangaroo. अगेन वही चीज है कि जो डक है वो कंगारू को यही सब पॉइंट्स बोलती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें इस पूरे स्टैंजा को समझें तो क्या जिस्ट निकलता है कि डक जो है शी इज नॉट एट ऑल हैप्पी विथ वेयर शी इज लिविंग बिकॉज इट्स समथिंग लिमिटेड फॉर हर, शी कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम दिस। होता है ना, जैसे अगर आपको 10 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दें तो आप बोर हो जाओगे, 10 दिन या 5 दिन में बोर हो जाओगे, यू वुड want to come out of the room, you would be like कि मुझे घर में रहना ही नहीं, अब तो बाहर देखूं मैं कुछ, राइट। बट डक जो है वो हमेशा पानी में रहती है। तो शी इज ऑफ द व्यू कि व्हेन शी सॉ कैंगारू जंपिंग हॉपिंग, शी वाज सरप्राइज्ड, शी वाज एस्टोनिश्ड, एंड शी फील्स दैट आई आल्सो शुड बी एबल टू हॉप लाइक अ कैंगारू, शी विशेस दैट। क्लियर? नाउ शी इज लाइक यू नो कि जो कंगारू है ऐसा नहीं है कि वो अपनी ही जगह पे हॉप कर पाता है, वो कहीं पे भी फील्ड्स पे, पानी पे, हर जगह हॉप कर सकता है, वो कहीं भी जा सकता है पूरे वर्ल्ड में, इसीलिए डक को भी ये एबिलिटी जो है जंप करने की, हॉप करने की वो चाहिए। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बात होती है। प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगारू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक the whole of the long day through, and we would go to the Dee and the Jelly Bully, over the land and over the sea, please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पर अगेन वही चीज चल रही है, duck is talking to kangaroo, she is telling to kangaroo that please give me a ride on your back. वो जो है रिक्वेस्ट करती है कि काश ऐसा क्या नहीं हो सकता कि तुम मुझे अपने बैक पे, अपनी टेल पे बिठाकर राइड के लिए ले जाओ, घुमाने ले जाओ। Said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack. अब हमें पता है डक क्या करती है, वो क्वैक क्वैक करती है, राइट। सो क्वैक मीन्स अ साउंड मेड बाय द डक। तो डक क्या बोलती है कैंगारू को, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल शांति से बैठूंगी, हिलूंगी ढुलूंगी नहीं, मैं स्टिल यानी स्टेशनरी बैठूंगी बिल्कुल, और मैं कुछ बात नहीं करूंगी एक्सेप्ट मैं क्वैक क्वैक करूंगी, बिकॉज दैट इज समथिंग शी हैज टू डू, राइट। वो तो वही साउंड प्रोड्यूस करती है। तो डक जो है वो कंगारू से कहती है कि प्लीज मुझे अपने साथ अपने बैक पे बिठा के राइड पे ले जाओ, और मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं शांति से बैठूंगी और मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी।
द होल ऑफ द डे, होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, और कंप्लीटली पूरे दिन में यही करूंगी. आई वुड सिट क्वाइटली, जस्ट आई वुड से क्वैक. एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेलीबू ली. यहाँ पे वो दो प्लेसेस मेंशन करती है कि मुझे यहाँ जाना है. हम जो है एक साथ डी घूमने जाएंगे और हम एक साथ जेलीबू ली भी जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, वो बोलती है हर जगह जाएंगे, बिकॉज अ कंगारू कैन हॉप ओवर द फील्ड्स, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी बोथ. सो डक इज ऑफ द व्यू कि हम हर जगह घूमने जाएंगे. हम लैंड पे भी हॉप करते हुए घूमने जाएंगे राइड के लिए, हम सी में भी घूमने जाएंगे. Please take me a ride, or do. She is like, she is requesting kangaroo that please take me for a ride, because she just wants that. She is desiring for that ride from so long. तो she feels कि kangaroo से वो request करती है कि please मुझे इस ride पे लेके चलो. Said the duck to the kangaroo. और बात कौन कर रहा है? duck ही कर रही है kangaroo से. तो again that line is repeated. So in the second stanza what we see is कि duck जो है she is requesting the kangaroo to take her on his back for a ride. She also mentions that she would sit quiet, she would not make any movements, but she would just say one word, that is quack. Other than that, she would not make any sound. She also tells the kangaroo that we would go, for a ride over the land, over the sea, we would visit D, we would visit Jelly-Bully, and please take me for a ride. तो ओवरऑल इस स्टैंजा में जो डक है वो क्या कर रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं कंगारू से कि मैं जो हूँ चुपचाप बैठूंगी, तुम मुझे राइड के लिए अपने बैक पे लेके जाओ, कुछ नहीं करूंगी, सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी. हम जो है लैंड पे, पानी पे, हर जगह घूमने जाएंगे. हम जो है डी, जेलीबुली ऐसी जगहों पे भी घूमने जाएंगे. तो शी इज लाइक रिक्वेस्टिंग द कंगारू. नाउ लेट्स सी कि कंगारू को क्या लगता है. इज ही ओके विद दिस आइडिया? इज ही ओके टू टेक द डक ऑन हिज बैक फॉर अ राइड, और ही वुड स्ट्रिक्टली टेल अ नो टू डक? ऑलराइट, लेट्स रीड इट. Said the kangaroo to duck. अब कौन बात कर रहा है? अब kangaroo बात कर रहे हैं किससे? duck से. So वो reply करते हैं, said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you will let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the कैंगारू. अब इसमें कैंगारू क्या कर रहे हैं, वो डक को रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मतलब थॉट और पॉन्डरिंग, यानी कि एक उनको सॉर्ट ऑफ सोच विचार जिसे आप बोलते हो उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन. तो कंगारू बोलते हैं कि भाई ये जो आइडिया है तुम्हारा कि तुमको मुझे बैक पे बिठा के राइड पे ले जाना है, इसके बारे में मुझे कुछ सोचना पड़ेगा. आई नीड टू थिंक अबाउट इट. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. बोलते हो सकता है कि इस तरीके से अगर मैं कुछ करूं तो माइट बी दिस इज गुड फॉर मी. ऐसा पॉसिबल है कि अगर मैं तुम्हें हाँ बोल दूं तो इसकी वजह से कुछ अच्छा ही हो मेरे साथ, मैं तुम्हें राइड पर लेके जाऊं. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. बोलती है बट एक ऑब्जेक्शन है, मुझे एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं सोच रहा हूं कि मैं तुम्हें लेके जाऊं राइड पे या नहीं. अब वो क्या ऑब्जेक्शन है, लेट्स रीड अबाउट इट. विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड. यानी कंगारू बोलते हैं कि डक से अगर तुम मुझे अलाउ करो कि मैं तुम्हारे फेस पे सच बोलूं, मैं बोल्डली जो है तुम्हें सच सच बता दूं, वो ये है कि योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड. अब डक जो है वो पूरा टाइम पानी में रहती है, तो उसके पैर जो हैं वो क्या हैं, अनप्लेजेंटली यानी बहुत ज़्यादा गीले हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे हैं. तो कंगारू इज लाइक कि डक के जो फीट हैं, तुम्हारे जो फीट है वो बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा गीले हैं, और अगर मैं तुम्हें बिठाऊंगा एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमैटिस, और अगर मैं तुमको अपने राइड के लिए ले जाऊं, मैं तुम्हें अपने बैक पे बिठाऊं, तो उस ठंडे फीट की वजह से मुझे रूमैटिस हो सकता है, मतलब रूमेटाइटिस हो सकता है, जिसका मतलब है रिफर्स टू द डिसीज ऑफ रूमेटिज्म. दिस मीन्स बॉडी पेन हो जाता है, जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा. तो कंगारू इज ऑफ द व्यू कि अगर मैं डक को बिठाता हूँ अपने लिए, अपनी राइड के लिए बैक पे, तो उसकी कोल्ड फीट जो हैं, उसके इतने ठंडे पैर हैं, वेट पैर हैं, उसकी वजह से मुझे जॉइंट पेन, बॉडी पेन हो सकता है, रूमेटाइटिस हो सकता है. तो इस वजह से ही इज ऑफ द व्यू कि मुझे सोचना पड़ेगा, आई वुड हैव टू टेक सम टाइम, इट नीड्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, बिकॉज ही फील्स देयर इज वन ऑब्जेक्शन दैट इफ ही मेक्स डक सिट ऑन हिज बैक and goes for a ride, then the feet of the duck that are cold and that are wet, that might give them rheumatitis, that is a disease, that is body pain.
सो ही इज ऑफ द व्यू कि मुझे थोड़े टाइम के लिए सोचना पड़ेगा, थोड़ा पॉन्डर करना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल कम टू अ कंक्लूजन वेदर आई शुड टेक यू फॉर अ राइड और नॉट। क्लियर? तो इस पूरे स्टैंजा में सिर्फ कंगारू की बात हो रही है कि उनका क्या मानना है उनके एडवाइस पे, सजेशन जो है डक का, क्या वो उनको ले जाना चाहेंगे या नहीं। उनको लेके जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत सिर्फ इतनी है कि जो पैर हैं डक के वो इतने गीले और इतने ठंडे हैं कि उसकी वजह से कंगारू को बॉडी पेन हो सकता है, रूमेटाइटिस हो सकता है, तो इसीलिए वो थोड़ा डिलेमा में है। ही इज अ लिटिल बिट पजल्ड वेदर आई शुड टेक द डक और नॉट फॉर अ राइड। क्लियर? ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में डक क्या एडवाइस देती हैं, क्या सजेशन देती हैं और कंगारू क्या कन्विंस होंगे या नहीं। सेड द डक, अब डक बोल रही हैं, as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly. And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke. All to follow my own dear true love of a kangaroo. अब यहाँ पर डक जो है वो रिप्लाई करती हैं कैंगारू को, बिकॉज कैंगारू इज इन अ डिलेमा, ही इज पजल्ड कि इसकी फीट की वजह से मुझे इशू हो सकता है, तो उसका भी एक सोल्यूशन निकाल के रखा है डक ने। वो क्या बोलती हैं? एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जैसे ही मैं रॉक्स पे बैठी, मैं पत्थर पे बैठी, मुझे कुछ दिमाग में कुछ सोच आई, मैंने कुछ सोचा और वो ये था, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, कि मैंने इस बारे में सोचा था कि मेरी वेब फीट है, मेरी ठंडी फीट है, इसकी वजह से कुछ इशू हो सकता है, सो आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट एंड देन I bought 4 pairs of worsted socks. worsted का मतलब होता है वूलन, जो वूलन सॉक्स होते हैं जो आप पहनते हो सॉर्ट ऑफ वार्मथ के लिए, उन्हें कहते हैं worsted socks। तो यहाँ बोल रही हैं डक कि मैंने इसीलिए 4 pairs of socks खरीद लिए थे, यानी टोटल 8 पीसेस जो हैं सॉक्स के मैंने खरीदे हैं। Which fit my web feet neatly। अब वेब फीट होती है, अगर आपने डक की फीट देखी हो तो वो सॉर्ट ऑफ इस तरीके से होती है, इस तरीके से वेब्ड फीट होती है, इसको कहते हैं वेब्ड फीट। ठीक है, तो इस फीट को कंप्लीटली कवर कर लेते हैं ये सॉक्स। तो वो सॉक्स पहन लेंगी तो क्या होगा, अब ठंडे नहीं लगेंगे कंगारू को उनको पैर, तो उन्होंने सॉक्स खरीद लिए हैं एंड दीज सॉक्स फिट हर फीट वेरी नीटली। And to keep out the cold, I have bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke। बोलती हैं और ठंड को भगाने के लिए मैंने एक क्लोक यानी मैंने एक श्रग भी खरीद लिया है, सॉर्ट ऑफ वूलन कपड़े खरीद लिए हैं ताकि मैं पहन लूँ उसको और उससे जो है हमें ठंड नहीं लगेगी। And every day a cigar I'll smoke। अब यहाँ पे डक बोलती हैं कि क्योंकि उन्हें ठंड लग सकती है तुमको, तो मैं पूरा टाइम क्या करूँगी, मैं हर दिन एक सिगार स्मोक करूँगी। यानी कि मैं स्मोक क्यों करूंगी, क्योंकि उससे वार्मथ होगी बॉडी में, इस वजह से तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम्हें रूमेटाइटिस नहीं होगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कैंगारू। और क्यों बोलती हैं ऐसा, वो क्यों करेंगी, क्योंकि वो कंगारू के लिए केयर करती हैं, वो लव और अफेक्शन वो दिखाना चाहती हैं कि मेरे जो डियर हैं, जो हैं क्या कंगारू, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए उन्होंने ये सोल्यूशंस ढूंढ के रखे हैं। क्लियर? सो व्हेन कैंगारू इज in a dilemma that whether I should take a duck or not for the ride, that time he is thinking कि उनके जो feet हैं that are so unpleasantly cold and wet that might give kangaroo rheumatitis. But duck is of the view that I have already thought about it, I have already reflected upon this thought, and that is that I have already bought 4 pairs of socks that would keep her feet warm. Also she will make sure that she wears that cloak that is a shrug and also smokes a cigar every day so that she can take care of her loving kangaroo। तो ये कंगारू से यही बोलती हैं कि मैंने भी इस बारे में सोचा था, बट इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है, और वो क्या है, मैंने 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स खरीद लिए हैं जो मेरे पैर को बहुत प्रॉपरली फिट होते हैं। ऑल्सो मैं हर दिन एक सिगार स्मोक करूंगी, श्रग पहन लूंगी जो मैंने अपने लिए खरीदा है, और इसकी वजह से फिर हमें ठंड नहीं लगेगी, एंड देन आई विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ यू, दैट इज माई लविंग कंगारू। तो शी इज लाइक आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट एंड आई हैव ऑलरेडी हैव द सॉल्यूशन सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ कंगारू एंड माई सेल्फ। क्लियर? ऑलराइट, चलिए अब ऑलरेडी एडवाइस और सजेशन तो दे चुकी है डक, लेट्स सी कि क्या इनको ये सजेशन अच्छा लगता है, दैट इज कंगारू को, एंड इज ही कन्विंस्ड टू टेक द डक फॉर अ राइड। ऑलराइट, said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quiet at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy, oh who, as the duck and the kangaroo. So finally, as duck gives the suggestions to kangaroo, he is very happy, he is okay, वो convinced हो जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, आई एम रेडी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मैं तुमको अपने टेल पे बिठाकर एक राइड पे ले जाऊंगा। ऑल इन द मून लाइट
पेल, और जो बिल्कुल मून लाइट है, जो रात की जो रोशनी है वो बिल्कुल पेल हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक व्यू क्रिएट हो रहा है। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी। अब कंगारू इज अ हैबिट क्या है भाई, वो हॉप करता है, राइट। अब अगर डक प्रॉपरली नहीं बैठेगी तो गिर जाएगी पहली बार में। तो कंगारू जो है बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं कि मेरी टेल पे स्टेडीली, यानी कि बहुत आराम से बैठना, अच्छे से पकड़ के बैठना, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी, बिकॉज नहीं तो तुम गिर जाओगी। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ माई टेल सिट क्वाइटली एंड स्टेडीली। So away they went with a hop and a bound. Finally बैठ जाती हैं डक, प्रॉपरली पकड़ ली थी भाई टेल ऑफ कंगारू, और ये लोग हॉप करते करते राइड के लिए चले जाते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 times राउंड, और पूरी दुनिया जो है वो 3 times घुमा देते हैं डक को, हॉप करते करते वो पूरा वर्ल्ड जो है 3 times घूम लेते हैं। एंड हु सो हैप्पी ओ हु एज द डक एंड द कैंगारू, और इनसे ज्यादा खुश कौन होगा, कौन खुश है भाई अभी, डक एंड कैंगारू। तो ये लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे एंड दे जस्ट एंजॉयड द राइड 3 times ऑल अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर। तो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में कैंगारू इज लाइक मैं रेडी हूँ, आई एम कन्विंस्ड, आई वुड टेक यू फॉर अ राइड ऑन माई बैक, बट ही एडवाइजेस द डक दैट यू शुड सिट स्टेडीली एंड क्वाइटली एट द एंड ऑफ माई टेल सो दैट यू डोंट फॉल। And then they decided to start their ride. Around 3 times he took a ride hopping all around the world and both of them were very happy. तो इस तरीके से जो कंगारू है वो कन्विंस्ड हो जाते हैं, यानी डक इतनी छोटी सी क्रीचर है बट जिस तरीके से उसने प्लानिंग की थी, उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन था, जितनी पोलाइटली प्यार से वो कंगारू को समझाती है, वो भी कन्विंस्ड हो जाते हैं दैट येस आई एम ओके विद इट एंड आई एम रेडी टू टेक यू ऑन अ राइड। और इस तरीके से डक जो है उनका एक ड्रीम जो है वो पूरा हो जाता है एंड शी इज एबल टू take a ride, that too 3 times all around the world. Clear? All right. And as we have already seen the line by line explanation of this particular poem that is titled as The Duck and the Kangaroo, written by Edward Lear, but obviously we need to summarize it so that हमारा एक revision भी हो जाएगा and also we'll get the pointers to write in the answers which will come from this particular poem. अब इस पूरे पोएम में हमें पता है कि कॉन्वर्जेशन चल रहा है, डायलॉग्स चल रहे हैं between a duck and a kangaroo, and what they are talking about is कि duck is very much surprised to see kangaroo hopping. किस तरीके से वो जंप कर लेता है, उसकी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है, वो हर जगह जा सकता है, बट डक, शी पुअर लिटिल डक हैज टू रिमेन इन द पॉन्ड ऑल द टाइम एंड शी फाइंड्स इट वेरी बोरिंग। तो इसीलिए वो रिक्वेस्ट करती है कैंगारू से दैट प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक सो दैट आई कैन एंजॉय और आई कैन ऑल्सो हैव अ लुक ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो प्लेसेस भी मेंशन करती हैं कि मुझे जहाँ घूमने जाना है, वी कैन गो ऑल ओवर द लैंड, ऑल ओवर द सी। और इस पे कैंगारू इज लाइक आई नीड टू थिंक अबाउट इट, आइडिया अच्छा है बट आई हैव टू पॉन्डर अबाउट इट, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, बिकॉज मुझे लगता है कि योर फीट आर वेरी कोल्ड, दे आर वेरी वेट, तो उसकी वजह से मुझे रूमेटाइटिस हो सकता है, मुझे पेन हो सकता है बॉडी में, सो दैट्स वाई ही इज लाइक मुझे सोचना पड़ेगा। बट डक रिप्लाइज टू दिस दैट शी हैज ऑलरेडी थॉट अबाउट इट एंड शी हैज द सोल्यूशन, दैट इज शी हैज बॉट 4 pairs ऑफ वुलन सॉक्स फॉर हर फीट, जो कि बहुत प्रॉपरली उसको फिट होते हैं। नेक्स्ट शी हैज बॉट अ श्रग और अ क्लोक, एंड थर्ड थिंग शी वुड मेक श्योर कि वो हर दिन एक सिगार स्मोक करे ताकि वो वार्मथ रहे, वो उनको ठंड ना लगे, किसको, कैंगारू को। तो इस तरीके से कैंगारू इज कन्विंस्ड, ही इज ओके विद द एडवाइस ऑफ द डक एंड ही इज लाइक नाउ वी कैन गो ऑन अ राइड। और फाइनली वो 3 टाइम जो है 3 times राइड लेते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो घूम पाते हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए बिगिन करते हैं द समरी ऑफ दिस पोएम, व्हिच इज The poem The Duck and the Kangaroo is a humorous poem and a conversation between a duck and the kangaroo. Definitely जो पूरी poem है वो बहुत humorous, hilarious, comical है, funny है, right? Because ये चीज़ ही पढ़ना कि there is a duck and a kangaroo who are having a conversation between them is something funny. So ये पूरी poem जो है वो itself एक humorous poem है, that is the duck and the kangaroo. And also because there are dialogues, because there is a communication going on between them, so it's a conversation between a duck and a kangaroo. The duck is amazed with the impressive abilities of the kangaroo. She is like good gracious or oh my god, क्योंकि वो amazed है, she is astonished, she is surprised to see, she is awestruck कि किस तरीके से कंगारू जो है वो हॉप कर सकता है, वो जंप कर सकता है from one place to another. The duck praises the kangaroo for his hopping ability. और वो जो है kangaroo को प्रेस करती है, उसकी तारीफ करती है कि वाओ you can hop, and also ऐसा लगता है कि तुम हॉप ऐसे करते हो कि कभी रुकोगे ही नहीं,
whether it's over the field, whether it's over the sea, you can hop everywhere, but I can't do it. तो वो जो है praise करती है, compliments देती है किसको, kangaroo को, कि how beautifully you can hop. The duck tells the kangaroo that it has the ability to jump over fields and water bodies, but its life was boring as it remained in the pond all the time. बट डक क्या बोलती है कंगारू को कि यू हैव सच एन अमेजिंग एबिलिटी टू हॉप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यू कैन हॉप ओवर द फील्ड एंड ओवर द वाटर, ओवर द सी, एंड दैट मेक्स दिस डक टू से कि वाओ कंगारू यू कैन डू इट सो वेल, बट मेरी लाइफ जो है वो बहुत बोरिंग है बिकॉज आई हैव टू स्टे ऑल द टाइम इन दिस नेस्टी पॉन्ड, दैट इज इन दिस बैड पॉन्ड. बैड क्यों बोला है, क्योंकि ये जो है उनको पसंद नहीं आ रहा. शी डिसलाइक्स इट नाउ बिकॉज वो सिर्फ एक ही जगह पे रहती है तो बोर हो गई है वहाँ पे. तो डक इज लाइक मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मेरी लाइफ बड़ी बोरिंग है, तुम्हारी लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम हर जगह हॉप कर सकते हो. अब इसके पहले कि हम आगे बढ़े, ऑब्वियसली ये फैक्ट ही कि बोर हो रही है डक और कंगारू की लाइफ बड़ी ही अमेजिंग है. ये खुद क्या बताता है कि ये पूरी पोएम जो है वो क्या है, फनी है. बिकॉज कैसे एक डक बोर हो सकती है, राइट, वो तो अडेप्टेड होती है टू दिस एनवायरनमेंट, बट ये जो एक बात बताई है पोएट ने वो क्या बताती है कि पूरी पोएम क्या है, फनी है, हिलेरियस है. क्लियर. इट विश टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द पॉन्ड. तो डक जो है शी वॉन्ट्स टू जस्ट गो बियॉन्ड दिस पॉन्ड, शी वॉन्ट्स टू सी द वर्ल्ड बियॉन्ड दिस लिमिट. वो जो एक लिमिटेड दुनिया है डक की, दैट इज द पॉन्ड, वो उससे बहुत बोर हो चुकी है एंड शी फील्स लाइक कि मुझे भी बाहर घूमने का मौका मिले, मैं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड घूम पाऊँ. It wishes that it could also hop like the kangaroo. The duck requests the kangaroo to give it a ride on its back. Now the duck also wishes, she also yearns, she also longs for the ride. और वो इसीलिए kangaroo से रिक्वेस्ट करती हैं कि प्लीज़ मुझे एक राइड के लिए लेके जाओ अपने बैक पे, बिकॉज वो जो है बोर हो गई है इस पॉन्ड में एंड शी फील्स कि वो जो दुनिया है वो देखना चाहती है. इसीलिए वो kangaroo से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ टेक मी ऑन योर बैक फॉर अ राइड. क्लियर. ऑल राइट. It promised that it would sit still, say nothing and would just quack all day. तो डक जो है वो क्या करती हैं, वो प्रॉमिस करती हैं. कौन प्रॉमिस कर रहा है, डक प्रॉमिस कर रही हैं किसको, कंगारू को, कि मैं जो हूँ नॉर्मली बैठूंगी, आराम से बैठूंगी, ज़्यादा मूवमेंट नहीं करूंगी, आई वुड सिट स्टिल. ऑल्सो मैं कुछ बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ क्वैक क्वैक करूंगी, बिकॉज दैट इज समथिंग जो वो करती हैं. तो वो प्रॉमिस करती है कंगारू को कि बस मुझे लेके चलो राइड पे अपने पीछे बिठाकर और मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी. The duck tells the places that they would visit as Dee and Jelly-Boo leap. वो places भी बताती है कि भाई हम हर जगह घूमने जाएंगे, over the land, over the sea, हम डी घूमने जाएंगे, हम Jelly-Boo ली घूमने जाएंगे. तो वो इस तरीके से कन्विंस करती है कंगारू को कि प्लीज टेक मी ऑन अ राइड बिकॉज आई रियली वांट टू विजिट दीज प्लेसेस. It adds that they would hop over the land and the sea, and she says that we would hop all over the land, over the sea. I would, we would enjoy every bit of this world. और इस तरीके से she requests the kangaroo. After listening to the duck, the kangaroo replies that the idea sounds nice, but it had to think over it. But वो क्या बोलते हैं kangaroo कि obviously the idea is very nice, अच्छा suggestion है, बट आई हैव टू पॉन्डर अपॉन इट, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, मुझे थोड़ा रिफ्लेक्शन देने की जरूरत है. बिकॉज क्यों, उसका रीजन क्या है, लेट्स रीड इट. द कैंगारू बोल्डली स्पोक एंड इन्फॉर्म द डक दैट इट हैड वेट एंड कोल्ड फीट. और वो रीजन जो है वो बहुत बोल्डली, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हैं किसको, डक को, कि तुम्हारे जो फीट हैं वो क्या हैं, अनप्लेजेंटली कोल्ड हैं, अनप्लेजेंटली वेट हैं. और इस वजह से क्या हो सकता है, ड्यू टू दिस द कैंगारू हैड अ फियर दैट इट कैन गेट बॉडी पेन्स और रूमेटाइटिस. तो वो यहाँ पे यही बोलते हैं डक को, बिकॉज योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, सो बिकॉज ऑफ दैट आई माइट गेट रूमेटाइटिस, आई माइट गेट बॉडी पेन. The duck said that it had a solution as it thought over it by sitting on the rocks during the day. तो डक बोलती हैं, जब कंगारू इज लाइक आई वांट टू थिंक अबाउट इट, ये मेरी प्रॉब्लम है, बोल्डली मैं बता देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बता देता हूँ. सो ये जो डक है वो बोलती हैं कि बट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर इट बिकॉज मैंने इसके बारे में पहले भी सोचा था. और वो सोल्यूशन क्या है, दैट वी हैव टू रीड. सो वो जो है बोलती हैं कि मैं रॉक्स पे बैठी हुई थी ड्यूरिंग द डे और फिर मैंने इसके बारे में भी सोचा है, आई हैव अ सोल्यूशन, लेट्स रीड अबाउट इट. शी सेज it had bought 4 pairs of woolen socks and these socks would nicely fit into its
वेब फीट। वो क्या बोलती हैं, आई हैव वॉस्टेड सॉक्स, यानी कि मेरे पास वूलन सॉक्स हैं, दैट टू 4 पेयर्स ऑफ सॉक्स, जो मैं ऑलरेडी खरीद चुकी हूँ, बिकॉज उससे मेरी पूरी फीट कवर हो जाएगी और फिर ठंड नहीं लगेगी। तो ये भी एक फनी सिनेरियो है, राइट? कैसे? इसके पहले भी रूमेटाइटिस वाली बात भी फनी है कि कंगारू इज सेइंग दैट इट वुड गेट रूमेटाइटिस। ऑल्सो डक ने पैसे भी हैं भाई उसके पास, उसने सॉक्स भी खरीद लिए और उसको फिट भी हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ फनी एलिमेंट इन दिस पोएम. Moreover, for the purpose of staying, the duck would cigar every day and wear a shrug. And she also bought a cloak, that is a shrug, that would give her warmth. और इस वजह से ठंड नहीं लगेगी. Also, उसकी body warm रहेगी. And that's why kangaroo would not have to suffer from rheumatitis. And she told kangaroo that she would make sure कि वो क्या करेगी, वो cigar जो है every day एक smoke करेंगी so that वो warmth रहे. It will take care of its beloved kangaroo by protecting it from the cold. And at the end she says that I would take care of you, that is her beloved kangaroo. And these are the things she would follow because she would make sure, duck जो है it would make sure कि वो kangaroo का ध्यान रखें. The kangaroo was satisfied with the duck's response and got ready for the ride. अब ये सुन के kangaroo is of the view, yes I am okay with it, ठीक है, सही suggestion है, and let's go for a ride. As the night time arrived, the pale light of the moon covered the entire sky. And as we know कि moonlight के time पे ये लोग जाते हैं ride के लिए, यानी रात का समय है, completely pale moonlight से sky covered है, बहुत ही beautiful सा scenario है, and they decide to go for a ride. The duck quietly sat on the kangaroo tail at one end. The kangaroo told duck to hold it firmly during the travel. और वो जो है आराम से बैठ जाती है kangaroo की tail पे. Kangaroo also advises the duck कि बहुत अच्छे से बैठना, firmly बैठना, नहीं तो वो गिर जाएगी, ठीक है? तो वो समझाते हैं duck को कि you have to sit firmly at the end of the tail. वो वैसा ही करती हैं and then they begin their ride. Clear? All right. Finally, they started their journey with a hop and the duck held the kangaroo's tail tightly for its safety. Obviously, kangaroo would hop and then go for a ride. तो वो उससे गिर सकती है, तो duck ने जो है बहुत firmly tail को पकड़ लिया so that she is safely sitting and she has a safe ride. They moved around the world 3 times. They were very happy to travel the whole world and enjoyed each other's company. So they were very happy कि वो world को 3 times घूम लेते हैं. They enjoyed each other's company and they were very happy to successfully accomplish the ride. Duck को भी उनकी जो desire थी वो fulfill हो जाती है, and kangaroo was also okay with it. So both of them had a happy time. Clear? So this is how ये poem जो है वो end होती है. This is the complete summary of this particular poem that is titled as The Duck and the Kangaroo. Clear? All right. And as we are discussing the poem titled as The Duck and the Kangaroo, we are already done with the line by line explanation and the summary of this poem. But definitely we need to check out the rhyming scheme of all these stanzas and the literary devices being used in this particular poem. तो हमें क्या करना है, हम हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम पूरी पोएम में फॉलो नहीं हो रही है, डिफरेंट राइमिंग स्कीम्स हैं, तो हम हर एक स्टैंजा की राइम स्कीम देखेंगे. देन ऑब्वियसली हम वो लिटरेरी डिवाइसेस देखने वाले हैं जो मेजरली यूज हुई हैं इस पोएम में. सो लेट्स बिगिन विद द राइमिंग स्कीम ऑफ द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. तो फर्स्ट लाइन है सेड द डक टू द कैंगारू. तो कैंगारू क्या हो जाएगा? ए. Good gracious how you hop. अब कैंगारू और हॉप का सेम है क्या साउंड? नहीं, तो दिस वुड बिकम बी. Over the fields and the water टू. कैंगारू टू, तो इनका साउंड क्या है? राइम कर रहा है, सेम है, तो दिस वुड बिकम ए. As if you never would stop. अब स्टॉप और कैंगारू का सेम साउंड है क्या? नहीं. Is hop and stop rhyming? Definitely. तो ये भी क्या हो जाएगा? बी. Next is my life is a bore in this nasty pond. अब pond और kangaroo सेम साउंड कर रहे हैं? नहीं. hop और pond सेम साउंड कर रहे हैं क्या? नहीं. तो A भी तो होगा नहीं, नेक्स्ट दो देखने की जरूरत नहीं है, तो दिस वुड बिकम C. And I long to go out in the world beyond. अब beyond जो है वो किसकी तरह साउंड कर रहा है? pond की तरह, डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? C. यानी हमको ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं. I wish I could hop like you. Now kangaroo and you are sounding same, so again this would become A. Next is said the duck to the kangaroo. तो repeat ही हो रहा है word, तो ये भी क्या हो जाएगा? A. यानी कि राइमिंग स्कीम है A B A B C C A A. तो ये हो गई आपकी राइमिंग स्कीम फॉर द वेरी फर्स्ट स्टैंजा. क्लियर? ऑल राइट. चलिए देखते हैं इसी तरीके से सेकेंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. अब बैक क्या हो जाएगा? A.
सेड द डक टू द कैंगारू, अब बैक और कैंगारू सेम है क्या, साउंड कर रहे हैं, नहीं, तो दिस वुड बिकम बी। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक, अब बैक एंड क्वैक आर साउंडिंग सेम, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, बैक और थ्रू सेम साउंड कर रहे हैं क्या, नहीं। कैंगारू और थ्रू सेम साउंड कर रहे हैं क्या, यस, तो दिस वुड बिकम बी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बू ली, तो ली वुड बिकम व्हाट, बैक और ली सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो ए तो होगा नहीं। कैंगारू और ली भी सेम साउंड नहीं कर रहे, तो ये बी भी नहीं होगा, बाकी भी ए भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, सी। नेक्स्ट इज ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, अब ली और सी क्या कर रहे हैं, सेम तरीके से साउंड कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सी। प्लीज टेक मी अ राइड और डू, अब डू और कंगारू क्या है, सेम है, तो यहाँ पर बैक ए था, कंगारू क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, बी। एंड अगेन कंगारू रिपीट हो रहा है, तो दिस वुड ऑल्सो बिकम बी, यानी यहाँ पर जाके क्या हो गई, राइमिंग स्कीम चेंज, दिस बिकेम ए बी सी सी बी बी, तो दिस इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द सेकेंड स्टैंजा, क्लियर, ऑल राइट। थर्ड स्टैंजा इज सेड द कैंगारू टू द डक, अब डक क्या हो जाएगा, ए। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, तो डक और रिफ्लेक्शन सेम साउंड कर रहे हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो दिस वुड बिकम बी। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, अब डक और लक क्या कर रहे हैं, सेम साउंड, तो दिस वुड बिकम ए। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, अब डक और ऑब्जेक्शन definitely not sounding same, but reflection and objection have the same sound, so this would become B, which is if you will let me speak so bold, अब bold और duck same है क्या, नहीं। reflection और bold same है क्या, नहीं, तो A भी तो हट गया, this would become C। your feet are unpleasantly wet and cold, अब bold और cold क्या हो गए, same, so this is again C। and would probably give me the roo, now roo and duck are sounding same, no, so this is not A। roo and reflection, so it is not B। similarly roo and bold not sounding same, so this is not C, तो A B C नहीं है, तो क्या है, D। next is kangaroo, obviously roo and kangaroo are same, so this would become D, यानी rhyming scheme क्या हो गई, A B C C D D, clear, all right। next is set the duck as I sat on the rocks, तो rocks हो गया A। I have thought over that completely, तो completely क्या हो गया, B। and I bought 4 pairs of worsted socks, तो rocks और socks क्या हो गए, same, तो ये हो गया A। which fit my web feet neatly, तो completely और neatly क्या हो गए, same। and to keep out the cold I have bought a cloak, तो cloak और rock same है क्या, नहीं। cloak और completely again not same, तो ये क्या हो गया, C। and every day a cigar I'll smoke, now smoke and cloak are same, तो this would become C। all to follow my own dear true, अब true और rock सेम है क्या, नहीं। true और completely सेम है क्या, नहीं। true and clock सेम है क्या, नहीं, तो this would become D। then love of a kangaroo, true and kangaroo are same, तो same rhyming scheme हो गई, A B C C D D, clear, all right। next is said the kangaroo I am ready, तो ready became A। all in the moonlight pale, तो pale क्या हो जाएगा, B। but to balance me well dear duck sit steady, तो ready और steady क्या हो गए, same, तो ये हो जाएगा A। and quite at the end of my tail, now tail और ready same sound कर रहे हैं क्या, definitely not, but pale and tail are sounding same, so this would also become B। so away they went with a hop and a bound, अब ready और bound same sound कर रहे हैं, नहीं। pale और bound बिल्कुल नहीं, तो ये क्या बन जाएगा, C। and they hopped the whole world 3 times round, तो bound और round क्या है, same, तो this would become C। and who so happy oh who, तो who क्या है भाई, ना तो वो ready के साथ same sound कर रहा है, ना ही pale के साथ, ना ही bound के साथ, तो A B C तो हट गए, यानी कि ये क्या बन गया, D। and obviously kangaroo is sounding same as who, तो this again become D। so again वो rhyming scheme है A B C C D D, clear, all right। Now let's see the literary devices, तो rhyming scheme बहुत easy है, just that differ कर रही है थोड़ी थोड़ी, कुछ stanzas में same है, so I hope आपको समझ आ गया rhyming scheme कैसे पता लगानी है। अब सबसे पहली जो literary device जो है सबसे ज़्यादा हर जगह यही दिखती है, वो क्या है, alliteration। क्या होता है भाई alliteration, the repetition of a consonant sound, not consonant words, consonant sound, ठीक है। in 2 or more closely placed words is called alliteration, तो अगर आपको कहीं पे भी consonant sound repeated दिख रहा है in 2 or more consecutive words of same line, उसे कहोगे alliteration। for example
गुड ग्रेशियस जो वर्ड यूज किया है, जो डक बोलती हैं, तो गुड में ग का साउंड, ग्रेशियस में ग का साउंड, तो जी जो है यानी ग साउंड जो है इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ हो गया एलिट्रेशन। हाउ यू हॉप, तो यहाँ पर हाउ में एच साउंड एंड हॉप में एच साउंड क्या हो रहा है, रिपीट, तो ये भी क्या हो गया है, कॉन्सोनेंट साउंड, सो दिस इज अगेन एलिट्रेशन। सिट क्वाइट स्टिल एंड से, अब यहाँ पर देखो सिट में एस का साउंड, स्टिल में एस का साउंड और से में एस का साउंड जो है वो एक साथ रिपीट हो रहा है, यानी एस साउंड इज रिपीटेड, अगेन दिस इज एलिट्रेशन। बट टू बैलेंस, अब बट में ब साउंड यानी बी साउंड, बैलेंस में भी ब या बी साउंड, सो दिस साउंड इज रिपीटेड, अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। नेक्स्ट इज डियर डक, तो ड साउंड रिपीट हो रहा है डियर में और डक में, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल। एंड ऑल्सो होल वर्ल्ड, तो होल में डब्ल्यू का साउंड, वर्ल्ड में डब्ल्यू का साउंड, तो ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो ये रिपीट हो रहा है, तो क्या हो गया, एलिट्रेशन। यानी एलिट्रेशन इज द लिटरेरी डिवाइस जो कि यूज हुई है इस पर्टिकुलर पोएम में। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा और रिपीटेशन में अगर हम थोड़ा डिफरेंस देखें तो ये होता है, एनाफोरा कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग्स ऑफ नेबरिंग क्लॉजेस, यानी कि स्टार्टिंग में अगर सेम वर्ड रिपीट हो रहा है उसे कहते हो एनाफोरा। बट यही वर्ड अगर कहीं भी बीच में, फिर बिगिनिंग में, फिर पूरे स्टैंजा में इस तरीके से रिपीट हो उसे कहते हो रिपीटेशन। क्लियर? तो एनाफोरा मतलब बिगिनिंग में कोई वर्ड या कोई क्लॉज या कोई फ्रेज रिपीट हो जाए उसे कह दो, या एनाफोरा प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, and to keep out the cold I have bought a cloak and every day a cigar I'll smoke। तो फर्स्ट लाइन में भी and फर्स्ट बिगिनिंग वर्ड है, नेक्स्ट लाइन में भी वही वर्ड बिगिनिंग में है, तो ये क्या है, ये है एनाफोरा। क्लियर? नेक्स्ट, and they hop the whole world 3 times round and who so happy oh who। अब यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन में वर्ड क्या है, and बिगिनिंग में है, नेक्स्ट लाइन में भी वही वर्ड बिगिनिंग में ही रिपीट हो रहा है, तो इसी को क्या कहोगे कि यहाँ पे एनाफोरा इज द लिटरेरी डिवाइस बीइंग यूज्ड। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज रिपीटेशन। अब रिपीटेशन का मतलब क्या होगा, कहीं पे भी रिपीट हो रहा है, यहाँ तो पूरा स्टैंजा रिपीट हो रहा है, एक लाइन बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ सेम वर्ड कहीं पे भी रिपीट हो रहा है, उसे कहोगे रिपीटेशन। तो हम देखते हैं सेट द डक टू द कैंगारू बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे कहोगे रिपीटेशन। क्लियर? सो रिपीटेशन इज व्हेन वर्ड्स और फ्रेजेस आर रिपीटेड इन अ लिटरेरी वर्क, बिगिनिंग वर्ड कहीं नहीं दिखेगा, कहीं पे भी रिपीट हो उसे कहोगे रिपीटेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सेट द डक टू द कैंगारू हैज बीन रिपीटेड टू ले स्ट्रेस ऑन द रिक्वेस्ट मेड बाय द डक टू द कैंगारू। पूरी पोएम में रिक्वेस्ट कौन कर रही है, डक, किससे, कैंगारू से, उस पे एम्फेसिस करने के लिए, उस पे स्ट्रेस डालने के लिए ये लाइन जो है वो बार बार रिपीट हुई है, और इसी को कहोगे रिपीटेशन। डन, ऑल राइट। नेक्स्ट इज एंजैम्पमेंट। अब एंजैम्पमेंट भी हमको बहुत अच्छे समझ आ चुका है। विदाउट पॉज जो अगर एक लाइन बार बार कंटिन्यू होगी उसे कहोगे एंजैम्पमेंट। दैट इज, इट इज रनिंग लाइन्स ऑफ पोएट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंचुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। कोई भी पंचुएशन ना हो, लाइन जो है वो स्टार्ट बिल्कुल कंटिन्यू हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ रुकना है, बट फाइनली वो एक दो लाइन के बाद हमें पंचुएशन दिख जाए, इसका मतलब वो लाइन कंटिन्यू हो रही थी। और रनिंग लाइन्स को क्या कहते हो, एंजैम्पमेंट। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, and I bought 4 pairs of worsted socks which fit my web feet neatly। यानी यहाँ स्टॉप का कुछ भी नहीं था, इसको कंटिन्यू करके पढ़ना था, तो ये क्या हो गया, एंजैम्पमेंट। नेक्स्ट, all to follow my own dear true love of a kangaroo। अब यहाँ ट्रू के बाद कोई पंचुएशन ही नहीं है, इसका मतलब रुकना नहीं था, क्या करना है, कंटिन्यू करते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट लाइन में हमें दिख गया पंचुएशन, दिस मीन्स अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्पमेंट। क्लियर? ऑल राइट। So with this we come to an end of our topic, that is literary devices used in the poem The Duck and the Kangaroo। I hope हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो आपको बहुत इजीली समझ आ गई होगी। अब तो हर कोई भी स्टैंजा दे दे आपको समझ जाएगा क्या राइमिंग स्कीम है, नहीं है तो उसे फ्री वर्ड्स कह दोगे। क्लियर? ऑल्सो इतनी सारी लिटरेरी डिवाइसेज जो अभी तक हम देख चुके हैं बहुत सी पोएम्स में, आई होप अब वो सारी लिटरेरी डिवाइस जो है वो आपको ध्यान में है, और आप कभी भी ऐसी लिटरेरी डिवाइस को देखोगे पोएम में, यू विल इजीली आइडेंटिफाई इट। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक। Till then, take care of yourself, and if you have any doubt related to any subject, definitely go and visit Magnet Brains channel, because you get there free online school education from class 4th to 12th। So I hope आपको कोई भी डाउट होगा that would be cleared beautifully। So next video में हम बहुत जल्द मिलेंगे। Thank you so much. Bye.